आज तक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इससे पहले आप इस कहानी के 55 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 56 मुलाहिज़ा फरमाएं। क्या हो रहा है सुल्तान खाना? अचानक बाहर से सुल्तान शाह के दोस्तों में से किसी ने सवाल किया। कुछ नहीं, जरा वर्जिश हो रही है, सुल्तान शाह ने बुलंद खुश दिलाना आवाज में कहा। जरूरत हो तो मैं भी आऊं तुम्हारा हाथ बटाने। बाहर से पेशकश की गई, जिसे सुल्तान शाह ने खूबसूरती से टाल दिया। मैंने बढ़कर तुफैल को कुछ समझने का मौका दिए बगैर उसकी खोपड़ी पर पिस्तौल के दस्ते से जर लगाई और वह कराता हुआ तिवरा कर फर्श पर ढेर हो गया। अंगूठी को पूरी कुव्वत से किसी तरफ उछाल दो, मैंने कहा, और सुल्तान शाह ने कोठड़ी से बाहर खुले सहन में निकलकर मेरी हदायत को फौरन ही अमली जामा पहना दिया। इसकी बेहोशी खासी गहरी है, यूं ही पड़ा रहने दो, थोड़ी देर बाद वापस आकर इसे ले जाएंगे। सुल्तान शाह की वापसी पर मैंने मशवरे के तौर पर कहा, इसे कहाँ लादे फिरोगे? मार कर किस्सा ही खत्म क्यों नहीं कर देते? ना लादे फिरेंगे ना मारेंगे, मैंने कहा। मैं अब इनके लिए दुश्वारियां खड़ी करना चाहता हूँ। वापस चलकर हम अपनी करोला छोड़कर तुफैल की गाड़ी से आएंगे और इसे गाड़ी में डालकर कहीं छोड़ देंगे। हमारी निशानदेही पर पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेगी। गुमनाम फोन पर मैं उन्हें बताऊंगा कि तुफैल डेविड का साथी है। दूसरी तरफ हम कस्टम इंटेलिजेंस वालों को पेट्रोल की टैंकी के जरिए से आगाह कर देंगे। हेरोइन के स्मगलर के तौर पर तुफैल डेविड के साथी के तौर पर और लाइट्स काटेज तुफैल की अकामत गाह के तौर पर पुलिस की निगाहों में आ जाएगा। सब कुछ होगा, लेकिन तुम्हारी बड़ी माँ का सुराग तो फिर भी नहीं मिल सकेगा। वो मायूसाना लहजे में बोला, आखिर हम उससे क्यों उगलवा नहीं सकते? तशद्दुद के सामने तो बड़े बड़े कदमों में पड़ जाते हैं। जरूर पड़ जाते हैं, मैंने उससे इत्तेफाक करते हुए कहा, लेकिन तुमने तुफैल की बातों पर गौर नहीं किया। उसने हर मामूली बात आसानी से उगलती, लेकिन अहम मौज़ूआत पर खामोश रहा। वो जानता है कि हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के बाद एक तरफ वो हमारे लिए नकारा हो जाएगा और दूसरी तरफ उसके बड़े उसके लहू के प्यासे हो जाएंगे। वो मर जाएगा, लेकिन बड़ी माँ के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बताएगा। उनकी तरफ से तो अब मैं मायूस ही हो गया हूँ। ये बहुत सफाक और संग दिल लोग हैं। जब महज खतरे के इम्कान की बिना पर तस्वीर को कत्ल कर सकते हैं, तो बड़ी माँ जैसी ज़ईफ़ और नाकारा औरत को उन्होंने क्यों जिंदा रखा होगा? उन्हें लाइट्स काटेज से निकाल कर कहीं छुड़वाते तो ये खतरा था कि तस्वीर की तवील गैर हाजिरी पर बेचैन होकर वो पुरानी कहानियां छेड़ती थी और यूं लाइट्स काटेज का नाम बदनाम हो जाता, जिन्हें किसी भी कीमत पर गवारा नहीं है। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे तुफैल के बारे में सारी ही भाग दौड़ राय कहाँ गई हो। वो मेरे हमरा कोठरी से बाहर निकलते हुए मायूसाना लहजे में बोला, इसके फायदे एक आध रोज में तुम्हारे सामने आ जाएंगे। ये क्यों भूल रहे हो कि अब शुगर क्वीन का ठिकाना हमारी नजरों में आ चुका है। फिर जख्मी हालत में तुफैल की गिरफ्तारी भी खासे गुल खिलाएगी। तुफैल को बेहोशी के आलम में उसकी कार में ओल्ड यूनिवर्सिटी कैंपस ग्राउंड के करीब छोड़कर हम कुछ दूर पैदल चले, फिर रोड के नुक्कड़ से टैक्सी हासिल करके होटल वापस आ गए। पब्लिक बूथ से मैंने सबसे पहले पुलिस हेडक्वार्टर फोन किया था। सिलसिला मिलने पर दूसरी जानब से एक मैकानिकी सी आवाज सुनाई दी थी, अस्सलाम वालेकुम, पुलिस हेडक्वार्टर, इमरजेंसी सेंटर। ओल्ड कैंप ग्राउंड की दीवार के साथ तारीकी में एक कार खड़ी हुई है, जिसमें हीरोइन का एक बदनाम स्मगलर जख्मी हालत में बेहोश पड़ा हुआ है। मैंने उसे मुतल्ला किया। नाम क्या है? उसने सवाल किया। उसका नाम तुफैल है और वो बज़ाहिर लाइट्स काटेज में सिक्योरिटी ऑफिसर बनकर रह रहा है। ओए, उसका नाम नहीं, तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। उसे तो हम देख ही लेंगे। रिसीवर पर घुर्राहट उभरी। बस उसी को देख लेना, मैं किसी गवाही शहादत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मैंने खुशाम दिलाना लहजे में कहा। और ये भी बता दूं कि तुफैल का एक गैर मुल्की साथी कस्टम इंटेलिजेंस की कैद में है। डेविड नामी उस गोरे को भी हीरोइन रखने के जुर्म में पकड़ा गया है। उसने मजीद कुछ कहने की कोशिश की थी, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर चुका था, लिहाजा मैंने फौरन ही फोन बंद कर दिया। सुल्तान शाह ऊपर कमरे में जा चुका था। मैंने डेविड के सिलसिले में टेलीफोन डायरेक्टरी की वर्क करदानी शुरू की तो मुझे शिद्दत के साथ एहसास हुआ कि इस महकमे का भी एक कुल वक्ती दफ्तर होना चाहिए, जिसे फर्शनाज शहरी बर वक्त अपनी मालूमात में हिस्सेदार बना सके। और उसी उलझन में मुझे एयरपोर्ट का ख्याल आ गया। यहाँ बाहर से आने वाले मुसाफिरों और साजो सामान की पड़ताल के लिए हर वक्त ही कस्टम के मुख्तलिफ शोबों के लोग मौजूद रहते हैं। एयरपोर्ट पर कस्टम के एक अफसर से फोन पर बात हुई तो पता चला कि उसका ताल्लुक एक शोबे से था और उसे शहर में रूनमा होने वाले किसी वाक़े से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे इस्तफसार पर उसने मुझे एक अफसर के घर का फोन नंबर दिया, जहां नागवार लहजे में मेरा फोन वसूल किया गया। लेकिन जब मैंने काम की बात छेड़ी तो बात करने वाले के लबो लहजे में दिलचस्पी होकर आई। डेविड की कार में ईंधन की टैंकी की दोहरी साख्त का इंकशाफ सुनते ही उसकी तहय्युर आमेज आवाज उभरी थी। उससे पता चला कि डेविड को शुबे की बिना पर 36 घंटों तक हिरासत में रखने के बाद चंद घंटे कबल ही रिहा कर दिया गया था। लेकिन गनीमत यह था कि रिहाई से कबल महकमे ने उसके सफर और कयाम की तमाम तर तफसीलात जमा कर ली थी, जिसकी बिना पर उसकी दोबारा गिरफ्तारी दुश्वार न होती। यह भी याद रखना कि वो जाली दस्तावेजात पर सफर कर रहा है। मैंने कहा, उसके तमाम कागजात दुरुस्त पाए गए थे। ये तुम किस बिना पर कह रहे हो? उसका नाम डेविड नहीं है,
कुछ अरसे कबल वो अपने मुल्क के सफारतखाने में मुतय्यन था। हीरोइन के सौदे में पुरकशिश नफा के लालच ने उसे नाम बदलकर यहाँ आने पर मजबूर किया है। मालूमात फराहम करने का शुक्रिया, खुशी खिलाकी के साथ कहा गया और मैंने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। पुलिस के बरक्स कस्टम वालों का तरीका कार खासा मुख्तलिफ था। शायद वो इतलात फराहम करने वाले गुमनाम जराए से अच्छी तरह रोशनास था, क्योंकि उसने मुझसे मेरी शनाख्त के बारे में कोई सवाल नहीं किया था। ऊपर पहुंचा तो सुल्तान शाह ने दरवाजा खोलते ही कुछ कहना चाहा, फिर मुंह बंद कर लिया। बोलो, क्या कहना चाह रहे थे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपना काम कर आया हूँ और तुम्हारी हर किस्म के बाज पुरुष के लिए तैयार हूँ। वो अंगूठी का क्या चक्कर था? उसने उलझन अमेज लहजे में सवाल किया। जो कुछ था तुमने सुन लिया था, मैंने बैठते हुए कहा। मैं पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा होना मुमकिन है? उसने कदरे जल्लाहट के साथ कहा, सब कुछ मुमकिन है। ये न भूलो कि हम खलाई दौर में रह रहे हैं। जमीन पर बैठा हुआ इंसान चांद और मरीख की सतह को अपनी निगाहों से देख रहा है, और ये लोग जदीद ज़राए से भरपूर फ़ायदा उठाने की अहलियत रखते हैं। मेरा ख्याल है कि वो इसका फराड था। तुम भी कभी तंजीम के लिए बहुत अहम थे, लेकिन तुम्हारे लिए कभी ऐसी कोई तजवीज़ पेश नहीं की गई। हो सकता है कि वो सिलसिला चंद अहम तरीन लोगों के लिए मखसूस रहा हो। तुफैल हेडक्वार्टर्स का एक अहम फर्द था। मेरा तो ख्याल है कि मॉनिटरिंग की सहूलत भी सिर्फ लाहौर ही में फराहम की गई है। अगर वो सच्चा होता तो हमें आखिर तक उसकी फनक न लगने देता और उसकी हामी बेखबरी में हम पर उतरते। मेरा तो ख्याल है कि उसने अंगूठी के बारे में जुबान खोलकर अपनी शामत को दावत दी थी, पर न हो सकता है कि उसके बारे में तुम्हारा फैसला कुछ और होता। वो ठीक ही कह रहा था। अगर कैद में होने के बावजूद उसके बही ख्वाह उसकी खबरगिरी कर रहे थे तो उसे खामोशी के साथ उनके नमूदार होने का इंतजार करना चाहिए था। अगर वो अंगूठी के बारे में झूठ बोल रहा था तो उससे क्या फर्क पड़ा? हमने तो उसके साथ वही सलूक किया जिसका हम पहले ही फैसला कर चुके थे। फैसला और अंजाम मुख्तलिफ बातें हैं। वो खिफत अमेज अंदाज में हंस पड़ा। मैं तो उसकी जुबान से अंगूठी का ख्वास सुनकर बौखला गया था। उसी घबराहट में मैंने तफैल पर अपनी पूरी ताकत सर्फ कर दी, पर वो आसानी के साथ काबू में आने वाला नहीं था। अब ये सोचो कि शुगर क्वीन के बारे में क्या करना चाहिए। तफैल और डेविड तो अब किसी तरह कानून के बेरहम चुंगल से न निकल सकेंगे। उनके बारे में सोचकर हम बिलावजह अपना जहन थका नहीं सकते। शुगर क्वीन, उसने पुरख्याल अंदाज में दुहराया। तुम्हें यकीन है कि वो वही लड़की होगी जो तुमसे मिल चुकी थी? सिर्फ आवाज़ पर शुबा हुआ था, मैंने मुतात अंदाज में कहा। ट्रांसमीटर पर आवाज़ वैसे भी बिगड़ जाती है, धोखे का इम्कान नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या तुम्हारी दानिश में उससे कोई फ़र्क पड़ता है? अगर वो वही है तो तुम उसके ठिकाने से हटकर कहीं भी उससे यूं टकरा सकते हो जैसे इत्तेफाकन मिल गए हो। ऐसी सूरत में उसका रद्द-ए-अमल फौरी और शदीद नहीं होगा। और इसी मौजू पर बातें करते करते मेरी आंख लगी। अगली सुबह मैं देर से बेदार हुआ। सुल्तान शाह उस वक्त भी लंबी ताने सो रहा था। मैंने दरवाजे के करीब पड़े हुए उर्दू और अंग्रेजी अखबार उठाए तो उर्दू अखबार के पहले सफ़े पर सनसनीखेज खबरें नुमाया सुर्खियों में चिंगाड़ रही थी। केनाल बैंक रोड से एक सफ़ेद फार्म की बेनामो निशान लाश की बरामदगी को बहुत ड्रामाई अंदाज में पेश किया गया था। रात गए तक पुलिस उसकी शिनाख्त की कोशिशों में कामयाब नहीं हो सकी थी। कौमियत के बारे में सिर्फ अंदाजे ही लगाए जा रहे थे, क्योंकि मरने वाली की तहवील से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल सकी थी जो कार्रवाई में मददगार होती। केनाल बैंक रोड की अहमियत के हवाले से ये सवाल भी उठाए गए थे कि वहाँ किस मकसद के तहत क्या था। वो किसी मुहिबुल वतन शख्स के अताब का निशाना बना था या किसी हरीफ की इज्जत में आया था। डेविड कस्टम इंटेलिजेंस की तहवील से रिहाई के सिर्फ 4 घंटे बाद कराची जाने वाली शाहराह पर सफर करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। उसकी कार के फ्यूल टैंक से 4 किलो आला दर्जे की हेरोइन बरामद की गई थी। मुतलका सफारतखाने से फौरी रजू करके ये तस्दीक भी कर ली गई थी कि पकड़ा जाने वाला 11 माह पहले तक इस्लामाबाद में अपने मुल्क के सफारतखाने में काम कर रहा था और उस बार नाम और हुलिये की चंद तब्दीलियों के साथ हेरोइन ले जाने की नीयत से आया था, लेकिन पकड़ा गया। पहली बार कस्टम वालों के हाथों गिरफ्तारी और फिर बाज पुरुष के दौरान में उसने लाहौर में अपने किसी शनासा से रजू करने की इजाज़त चाही थी, जो देने से इनकार कर दिया गया। लेकिन फिर पुलिस हुकाम ने ओल्ड कैंपस के करीब एक गाड़ी से एक मकामी आदमी को शदीद जख्मी और बेहोशी की हालत में गिरफ्तार कर लिया था, जो इम्कानी तौर पर डेविड का साथी मालूम होता था। उसके बाएं हाथ की दूसरी उंगली टूटी हुई कार के पायदान पर पड़ी हुई थी। डेविड ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। फिर जब वो मुकामी कैदी होश में आया तो उसने बिल्कुल चुप साध ली। खासी कोशिशों के बावजूद पुलिस का तफ्तीशी अमला उसका नाम तक न उगलवा सका था। फिर उसकी अबतर हालत के पेश नज़र बाज पुरुष मुलतवी करके उसे लाकअप में डाल दिया गया था, जहां उसने हिफाजती अमले की मौजूदगी में अपने पास छुपा हुआ कुछ जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी। लाइट कार्टेज में रोब और दबदबे के साथ जिंदगी बसर करने वाले तफैल का वो अंजाम इबरतनाक था। उसने तंजीम के राजों की हिफाजत के लिए न जाने कितने खून बहाए थे, लेकिन हालात ने उसे एक ऐसे दहारे में धकेल दिया था कि वो अपना भी खून बहाने पर तुल गया। मेरी तनीस में वो बड़ी माँ के लहू की पुकार थी जो तफैल की मौत पर खत्म हुई थी। तफैल को अपने फलसफे के तहत मौत के बाद की कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन मुझे यकीन था कि लाइट्स कार्टेज वाले अपने मुर्दों की सरपरस्ती के कायल नहीं है।
खुसूसन वो लोग जो बाहर बदनामी की हालत में मरते हैं। उस एतबार से तस्वीर की तरह तुफैल को भी पसे मर्ग पहचानने से इनकार कर दिया जाता और उसकी लाश लावारिस करार देकर दफन कर दी जाती। उस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह हुई थी कि तुफैल की कार के डैशबोर्ड से उसका ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ था, जिस पर उसका लॉयड्स कॉटेज का पता दर्ज था और आखिरी सफ़े पर उसी हवाले से 2 मुख्तसर सतरें शाया हुई थी। क्या आखिरी खबरें मौसूल होने तक लॉयड्स कॉटेज वालों ने तुफैल से लाताल्की का ऐलान कर दिया था। उस बार लाहौर आने के बाद मेरे दिल में तुफैल की तरफ से इस कदर नफरत पैदा हो गई थी कि अमलन मैं A2 को फरामोश करके उसी के पीछे पड़ गया था और मुझे खुशी थी कि वो मेरे हाथों अपने कैफे किरदार तक पहुंच गया था और अब शुगर क्वीन की बारी थी। उसे इस नाम में सुल्तान शाह भी नींद से बेदार हो गया और बिस्तर छोड़ते ही मेरे साथ अखबार के मुताले में मसरूफ हो गया। लॉयड्स कॉटेज वाले इस बार भी अपना दामन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने खबरें देखने के बाद तबसरा किया, कोशिश तो हम भी बहुत कुछ कर रहे हैं, अब नताइज का इंतजार करना होगा, क्यों न ट्रांसमीटर पर कुछ छेड़छाड़ की जाए। उसने राय पेश की जिसे मैंने फौरन कबूल कर लिया। जब हम एक दूसरे के सामने आ ही गए हैं तो अब खुलकर बात करना चाहिए। ये कहते हुए मैंने ऑपरेटर ऑन कर दिया। रेडियाई शोर जब एतदाल पर आया तो मैंने बटन दबाकर पैगाम नशर करना शुरू कर दिया। डैनी कॉलिंग लॉयड्स कॉटेज, ओवर। मैं वक्फे वक्फे से कोशिश करता रहा लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल सुकूत छा रहा। तुफैल के बाद वहां कौन रहा होगा जो तुम्हारी कॉल का जवाब देने या ना देने का फैसला कर सके। सुल्तान शाह ने मेरी मुसलसल नाकामी पर धीमी आवाज में कहा, जवाब के लिए तुम्हें शायद किसी न किसी को मुखातब करना होगा। डैनी कॉलिंग लॉयड्स कॉटेज, जो भी मेरी आवाज सुन रहा हो जवाब दे, ओवर। क्या चाहते हो, ओवर। चंद सानियों के बाद रिसीवर पर एक भारी मर्दाना आवाज उतरी, तुफैल डेविड ओल्ड डार्लिंग का हशर तुम्हारे सामने है। मुझे हर कीमत पर तस्वीर की माँ का सुराग दरकार है, वरना आज का सूरज गरूब होने तक लॉयड्स कॉटेज और उसके मकीनों पर मजीद मसाइब नाज़िल होंगे, ओवर। तुम किसी गलतफहमी का शिकार मालूम होते हो। हम लोगों का लॉयड्स कॉटेज से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही हम किसी तस्वीर या उसकी माँ को जानते हैं, ओवर। चाहे तुम तुफैल के वजूद से भी इनकार करोगे, ओवर। मैंने वसूले लहजे में कहा, तुम खुद भी समझदार हो। दूसरी तरफ से ठंडे लहजे में कहा, क्या ऐसी सूरत में हमें उससे क्या दिलचस्पी हो सकती है कि कौन जिंदा रहा और कौन मारा गया। मैं किसी ऐसे आदमी को तलाश करने की कोशिश करता हूँ जो तुम्हारे सवालात के जवाब दे सके, ओवर। यही बेहतर होगा वरना तुम्हारे लिए जिंदा रहना अजाब बन जाएगा, ओवर। मैंने तल्ख लहजे में कहा, धमकियों से तुम हमें मरूब नहीं कर सकोगे। दूसरी तरफ से बददस्तूर पुरसकून लहजे में कहा गया, हमारे भी हाथ बहुत दराज है। बदकिस्मती बस इतनी है कि हमारा एक ऑपरेटर्स तुम्हारी तहवील में चला गया है और अब। मैंने पूरा पैगाम सुने बगैर फौरन ही ऑपरेटर्स ऑफ करके चादर के नीचे डाल दिया क्योंकि दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी थी। मैंने सवालिया निगाहों से सुल्तान शाह की तरफ देखा तो वो भी हैर से मेरी तरफ निकला था। कौन हो सकता है, उसने सरसराती हुई आवाज में कहा। पता नहीं, मैंने सरगोशियाना लहजे में कहा। उसी लम्हे दोबारा दस्तक सुनाई दी। शायद बाहर वाला जवाब न मिलने पर मुस्तरिब हो रहा था। कुछ गड़बड़ मालूम होती है। मैं दरवाजा खोलता हूँ, तुम होशियार रहना। ये कहकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोला तो एक अजनबी चेहरा हाथ में कुछ कागजात थामे खड़ा था। बेवक्त तकलीफ देने पर माजरत खा हूँ, उसने रस्मी लहजे में कहा। मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, आपको मेरे साथ नीचे दफ्तर तक चलना होगा। मगर क्यों? मैंने एहतजाज अमेज लहजे में कहा। अभी तो मैंने मुंह हाथ भी नहीं धोया। मेरे शब-ख्वाबी के लिबास की हालत आप देख ही रहे हैं। मैं ऐसी हालत में कमरे से हरगिज नहीं निकल सकता। आप लिबास तब्दील कर लें, मजबूरी ना होती तो मैं हरगिज जहमत ना देता। मेरे दफ्तर में इस वक्त कुछ सीनियर पुलिस अफसरान मौजूद हैं। मैं उन्हें मुश्किल दफ्तर में रोक सका हूँ, वरना वो खुद ऊपर आने पर मुसर थे। मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से होटल में कोई तमाशा खड़ा हो जाए। उसके लहजे में माजरत के साथ गुस्से की भी हल्की सी छलक नमदार हो गई थी। पुलिस का नाम सुनते ही मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। मैनेजर ने मजीद कुछ कहा लेकिन वो मेरे पल्ले न पड़ सका क्योंकि उस वक्त आर्जी तौर पर मेरा जहन माऊफ होकर रह गया था। शायद सुल्तान शाह ने होटल मैनेजर के कहे हुए अल्फाज सुन लिए थे क्योंकि वो फौरन ही मेरे पीछे आन पहुंचा था और मुझे रास्ते से हटाकर आगे बढ़ने की फिक्र में था। मैंने पलट कर देखा और परेशान हो गया। सुल्तान शाह ने दाहिने हाथ में दबा हुआ पिस्तौल अपनी पुश्त की तरफ छुपाया हुआ था और उसके जेवर बहुत खतरनाक नजर आ रहे थे। तुम अंदर जाओ, मैंने सुल्तान शाह को गुस्सीली नजरों से घूरते हुए सर्द लहजे में कहा। मैं बात कर रहा हूँ। ओह, आप लोग बिला वजह इस्तेहाल का शिकार हो रहे हैं। मैनेजर मुस्तरबाना अंदाज में पहलू बदलते हुए फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला। पुलिस अफसरान की यह कार्रवाई सिर्फ आप ही के लिए नहीं है। वो होटल में मुकीम हर उस शख्स के बिलमुशाफा मुलाकात पर मुसर हैं जिसके मुकम्मल क्वाइफ हमारे रजिस्टर में मौजूद नहीं है। तो ये आपके अमले का कसूर है। उसकी सजा यहाँ कायम करने वालों को क्यों दी जा रही है? क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ठहरने के लिए इस होटल का इंतखाब किया है? मैंने ना खुशगवार लहजे में कहा। ओह, वो भाई हथेली से इस्तरारी तौर पर अपनी पेशानी रगड़ते हुए बोला। मैं कहता हूँ कि इस मामूली सी बात पर आज जज्बाती क्यों हो रहे हैं? हमारे रजिस्टर में मुसाफिरों की शिनाख्त, सफर के मकासद और मंजिल के बारे में कई कालम होते हैं और हमारा अमला महज खुशखल्की के इजहार में आने वालों से वो सवालात दरियाफ्त नहीं करता कि कहीं आने वाली ऐसी जिरा को अपनी तूफीन न समझ बैठे।
मुसाफिरों की बेखैर आफियत वापसी के बाद वो कालम अपने तौर पर पुर कर लिए जाते हैं। ये कमोबेश हर छोटे और बड़े होटल का असूल है। अब ये इत्तेफाक है, इस बार पुलिस आ पहुंची है। हमारे रजिस्टर में जिस नाम के आगे इंदराजात के खाने खाली हैं, उन सबको बारी बारी मेरे दफ्तर में तलब किया जा रहा है। कमोबेश मेरे सारे ही मेहमान इस नापसंदीदा मश्क से गुजरेंगे और उन्होंने बताया है कि ये तफ्तीश शहर के तमाम होटलों में हो रही है। क्यों हो रही है? इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए दुश्वार है। हमसे हर वक्त छोटी मोटी फरोगजाश्तें होती रहती हैं, तो जब चाहे हमें अंदर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वजाहत के बाद आपको मेरे साथ चलने पर कोई एतराज़ ना होगा। उसने कॉरिडोर में खड़े रहकर जिस आइजाना लहजे में वो सारी तकरीर की थी, उस पर मेरा दिल पसीज गया और जहन से बेशतर अंदेशे साफ हो गए और मैं खंदा पेशानी के साथ उससे ताउन पर आमादा हो गया। आप अंदर तशरीफ ले आए, मैं बस 5 मिनट दूंगा, मैंने उसे रास्ता देते हुए कहा। आप तैयार हो? मैं 215 वालों को कह आऊँ, हो सकता है कि वो भी कुछ वक्त लें। उन्होंने खुशकल्की के मुजाहरे के साथ दान निकालते हुए कहा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इन शदीद कानूनी पाबंदियों के बावजूद शहरों में चा बजा होटल क्यों बन रहे हैं। मुसाफिरों के साथ तो जो होता है सो होता है, लेकिन हमारे बारे में तो हर बार यही रवैया होता है, जैसे हम बदनाम जराइम पेशा अफराद के पुष्टपना हो। वो चला गया और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम भी जल्दी से लिबास तब्दील कर लो, मैंने सुल्तान शाह से कहा। मेरी और मैनेजर की रवानगी के बाद कमरे में से निकलना। अगर हालात ख़राब हों तो तुम्हें दखल अंदाजी की खुली इजाज़त होगी। अच्छा ही हुआ कि तुमने मुझे अंदर लौटा दिया, वरना मैं तो पुलिस का नाम सुनते ही मैनेजर को गिरबान पकड़कर अंदर घसीटने का फैसला कर चुका था। उसने अहमकाना अंदाज में हंसते हुए कहा। मैं समझा था कि हमारे लिए कोई खास फंदा तैयार किया गया है। मुझे हैरत है, मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। हमारे यहाँ सुर्ख फीते की लानत इस कदर मुस्तहकम है कि मैं अब तक यकीन नहीं कर सकता कि पिछली रात रूनमा होने वाली वारदातों या किसी मुखबरी की बिना पर पुलिस आज सुबह सवेरे हरकत में आ चुकी है। सुबह सवेरे न कहो, उसने लिबास तब्दील करते हुए कहा। इस वक्त 10 बज चुके हैं। चंद मिनट बाद मैं लिबास तब्दील करके बाहर निकला तो मैनेजर बेचारा किसी यतीम खाने के मुंशी की तरह दस्त बस्ता राहदारी में हमारे ज़हूर का मुंतजिर था। आपके साथी? मुझे तनहा कमरे से निकलते देखकर मैनेजर ने मस्कीन सी आवाज़ में कहा। मेरा ख्याल है कि मैं सारी जवाबदेही कर लूँगा, मैंने खुशकल्की के साथ कहा। ज़रूरत महसूस हुई तो उससे भी नीचे बुला लिया जाएगा। मैनेजर सर हिलाकर मेरे साथ हो लिया। मैंने तवील राहदारी अबूर करके सीढ़ियों की तरफ मुड़ते हुए कन अखियों से देखा तो सुल्तान शाह कमरे से बाहर आ चुका था और हमारे पीछे बढ़ता चला रहा था। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर मैं मैनेजर के पीछे आगे बढ़ता रहा और जब उसने अपने दफ्तर के कमरे का दरवाज़ा खोला और मैं चंद कदम आगे बढ़ा तो बेख्तियार मेरे तनफ्फुस की रफ्तार तेज हो गई। मेरे सामने तुकीर के नाम से कराची में मेरा मेहमान बनने वाला पुलिस की वर्दी में मलबूस था और उसकी शनासा निगाहें मुझ पर मरकूज थीं, जिनमें कदर तहय्युर के साथ तहकीर के आसार मौजूद थे। मेरे लिए वो सूरत हाल नाकाबिले फहम थी, लेकिन शायद मेरे पीछे आने वाले सुल्तान शाह ने सूरत हाल की नज़ाकत भांप ली थी। मेरे कब से एक बेआवाज फायर हुआ जो बेसूद साबित हुआ। फिर उसी के बाद तुकीर का नाम इख्तियार करने वाले ने अचानक नकासी के रास्ते की तरफ छलांग लगा दी थी। होटल का मैनेजर एक दीवार से टिका उस तरह आप रहा था जैसे मीलों दूर से तोड़ता हुआ वहां तक आया हो। मैंने उस जाली पुलिस ऑफिसर की तरफ छलांग लगा दी जो कराची में तुकीर के नाम से मेरा मेहमान हुआ था, लेकिन उस वक्त एक पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म में नजर आ रहा था। वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही होशियार था, क्योंकि एक शराबे की तरह मुझे जुल देता हुआ होटल की राहदारी से गुजरकर बाहर के रास्ते की तरफ बढ़ गया। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। होटल के मैनेजर की कांपती हुई आवाज मेरे कानों से टकराई, लेकिन उस वक्त मेरे जहन में बस एक ही गूंज समाई हुई थी। A2 पुलिस की वर्दी पहने शहर में दंदनाता फिर रहा था और अब मेरे सामने से किस छलावे की तरह निकल भागा था। मेरे पैरों में गोया पर लग गए थे। मैं बरगिरफ्तारी के साथ दौड़ता हुआ मैनेजर के कमरे से निकलकर होटल के राहदारी से होता हुआ नकासी के रास्ते की तरफ पहुंचा। रास्ते में होटल के कई वेटर हरास और सरसहमगी के आलम में खड़े नजर आए। यही कैफियत दरबान की थी। वो हक्का बक्का खड़ा बाहर के समत में घूरे जा रहा था। वो कहाँ गया? मैंने दरबान को तकरीबन झंझोड़ते हुए सवाल किया। दरबान ने फटी पड़ी तहय्युर ज़दा निगाहों से मुझे यूं घुरा जैसे मैंने किसी अजनबी सियारे की जुबान में वो सवाल कर दिया हो। शायद उसका इस कदर हैरान और परेशान होना फितरी ही था, क्योंकि उसने चंद लम्हे कबल एक बावर्दी आला पुलिस अफसर को किसी अदना मुजरिम की तरह फरार होते देखा था। वो बेचारा समझ ही नहीं सका होगा कि उस वाक़या का सबब क्या हो सकता था, लेकिन उस वक्त मैं खुद भी दरबान की परेशानी का एहसास न कर सका। मुझ पर अजीब सी इज़तरारी कैफियत तारी थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरा हरीफ यूं आसानी के साथ फरार हो सके। जल्दी बको, वो मरदूद किधर गया है? मैंने दोनों मुट्ठियों में उसका गिरबान दबोचकर उसके कदम जमीन से चंद इंच ऊपर उठा दिए और वो जैसे सकते से होश में आ गया। उधर क्या है? उसने पार्किंग लॉट की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने अचानक उसका गिरबान छोड़ दिया। फिर मैंने उसे लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिरते हुए देखा और बरामदे से नीचे चोट लगा दी। मैं दीवानावार आगे बढ़ता चला गया कि अचानक एक स्याह सुडान कार कच्चे रास्ते पर तेजी से उछलती हुई पार्किंग लॉट से बरामद हुई।
और मुझे विंडशील्ड से स्टीयरिंग के हक में वही बदमाश A2 बैठा हुआ नजर आया। उसे बेशतर कि उसके बारे में कुछ सोचने की नौबत आती, वर्दी पोश A2 ने स्टीयरिंग काटा और स्याह कार किसी दरिंदे की तरह गुर्राती हुई मेरी तरफ आने लगी। मेरे हौसान खता हो गए। वो कच्चा रास्ता बिल्कुल हमवार था, कहीं कोई ऐसी ऊंची नीची जगह नहीं थी जहां चढ़कर मैं खुद को उस मशीनी हमले से महफूज रख सकता। वापस बरामदे तक पहुंचने से पहले ही वो पीछे से मुझे रोंदता हुआ गुजर जाता। मेरा दिल कनपटियों में धड़कने लगा और मैं इधर उधर भागने के बजाय किसी सहरज़दा मामूल की तरह अपनी जगह पर जम कर खड़ा हो गया। दिमाग एकदम सुन्न होकर रह गया था। फिर अचानक एक बेआवाज फायर हुआ और सियासतदान की विंडशील्ड चूर चूर हो गई, लेकिन गोली के गुजरने के मकाम पर पैदा होने वाले सुराग के अलावा बाकी तमाम टुकड़े अपनी जगह कायम रहे, जिनके आर बार देखना नामुमकिन होकर रह गया था। उस सूरत हाल ने कार ड्राइव करने वाले को बौखला दिया और सेडान एक तेज झटके के साथ मुझसे चंद फुट दूर रुक गई। मेरी खोपड़ी पर जमती हुई बर्फ यकलक पिघलने लगी। अपने कमरे से मैं तनहा ही नीचे नहीं आया था, बल्कि सुल्तान शाह भी अपने असलहा समेत मेरे पीछे आया था। और जब मैंने मेरी जान के कमरे में 3 बावर्दी पुलिस अफसरान में से A2 को शनाख्त किया तो अपने रद्द अमल में हैरत के इजहार से आगे बढ़ने भी ना पाया था कि सुल्तान शाह ने सूरत हाल की नजाकत भांप कर मेरे अकब से A2 पर फायर चौक मारा था। अब ये इत्तेफाक ही था कि उसका निशाना खता गया और A2 को वहां से निकल भागने का मौका मिल गया। फिर भला ये कैसे मुमकिन था कि सुल्तान शाह उसके ताक़ुब में मुझे तनहा छोड़ देता। यकीनन वो मेरे पीछे मौजूद था और उसी ने बर वक्त गोली चलाकर A2 के लिए उस गाड़ी में फरार होना नामुमकिन बना दिया था। वही नहीं ऐन मुमकिन था कि उसके साथ होटल का मैनेजर और उसका अमला भी मौजूद होता। उलझन की बात बस इतनी थी कि मैंने आला पुलिस अफसरान की वर्दियों में A2 के अलावा मजीद 2 अफराद को वहां देखा था और वो यकीनी तौर पर A2 के साथ ही थे। उस भगदड़ में उन्हें यकीनी तौर पर फरार का मौका मिल गया था, वरना वो सुल्तान शाह वगैरह को यूं खुली छुट्टी न देते। उन दोनों को पूरा यकीन रहा होगा कि A2 को रोकना नामुमकिन होगा, फिर वो क्यों वहां रुक कर किसी चूहेदान में फंसने का इंतजार करे। मेरे जहन ने किसी बर्क रफ्तार कंप्यूटर की तरह आनन फानन में वो सारा तजिया कर लिया और मैंने वक्त ज़ाया के बगैर स्याह सेडान की तरफ छलांग लगा दी। मैंने बढ़कर ड्राइविंग सीट के दरवाजे पर पोजीशन लेना चाही थी ताकि A2 को नीचे उतरते ही गर्दन से दबोच लूं, लेकिन मेरे वहां पहुंचने पर भी दरवाजे में जुम्बश न हुई तो मेरा माथा ठिनका। मैंने झुककर खिड़की के शीशे में से झांका तो A2 उजलत में दूसरी समत के दरवाजे से नीचे उतर चुका था। अभी मैं कोई फैसला भी न कर पाया था कि अचानक फिर एक फायर हुआ और उस बार कार की दूसरी समत से एक बेसाख्ता चीख उभरी थी। शायद उस बार सुल्तान शाह का निशाना कारगर रहा था। मैंने दौड़ लगाकर दूसरी समत में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मैं डिक्की तक ही पहुंचा था कि कार के सामने एक शदीद धमाका हुआ और फिजा में कसीफ धुएं की चादर फैल गई। वो बदमाश हर किस्म की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार था और अपने फरार की राह मसदूद पाकर उसने धुएं के बम इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि धुएं की चादर के पार सुल्तान शाह होटल के अमले समेत मौजूद था। उन लोगों के लिए उस कसीफ धुएं से गुजरना नामुमकिन था, क्योंकि धुएं की जद में आते ही तनफ्फुस का निजाम नकारा हो जाता और ऐसी हमाकत करने वाला दम घुटने के सबब आनन फानन में बेहोश हो जाता। धुएं के दूसरी जानब A2 की आड़ में जमीन पर पड़ा दूसरे दस्ती बम को दाहिनी हथेली पर तोड़ रहा था और मैं उसके हक में मौजूद था। मेरे लिए वो मरहला फैसला कुन था। मैं किसी चीते किसी मकारी के साथ बेआवाज कदमों के साथ आगे बढ़ा और उस असना में A2 ने दूसरा बम भी सामने उछाल दिया। धमाके से जमीन लर्ज उठी और स्याह धुएं की चादर के उस पार देखना नामुमकिन होकर रह गया। फिजा में फैले हुए धुएं के असरात से A2 खांस रहा था, मगर मैं हल्क सीने और आंखों में शदीद जलन के बावजूद कोई आवाज पैदा किए बगैर ऐन उस वक्त A2 पर टूट पड़ा जब वो एक थैला समेट कर जमीन से उठ रहा था। मेरे नागानी हमले के बायस लहजा भर के लिए वो मेरे नीचे दब कर रह गया, मगर अगले ही लम्हे में उसने अपने घुटनों पर जोर देकर मुझे एक झटके के साथ अपनी पुश्त पर से दूर उछाल दिया। A2, जिसका नाम मेरे लिए बरसों से एक हैबत बना हुआ था, उस वक्त मेरे साथ दो बदू मुकाबले में मसरूफ था और मेरी दस्तरस में था। मैं जमीन से लगते ही फुर्ती के साथ उठा और दोबारा उस पर जा पड़ा। मैंने कब से उसके दोनों शानों को गिरफ्त में लेकर अपनी पूरे वजूद को फिजा में उछालकर बेशाना कुव्वत के साथ उसके सर के पिछले हिस्से पर टक्कर रसीद की। वो टक्कर खाते गुर्रा कर नीचे झुकता चला गया और मैं तवाजुन बरकरार न रखते हुए उसके ऊपर से उड़ता हुआ आगे जा गिरा। उस वक्त वो चाहता तो बासानी मुझे गहरी जिक पहुंचा सकता था, लेकिन उससे सूरत हाल की नजाकत का पूरा एहसास था। धुएं के बम फेंक कर उसने एक रास्ता मजदूद कर दिया था, लेकिन होटल के अमले की मदद से लोग दूसरी तरफ से उसे घेर सकते थे। यूं गुजरता हुआ हर लम्हा उसके लिए फरार के इम्कानात महदूद कर रहा था। उसने मेरी गर्दन पर पैर रखने की कोशिश करते हुए अपने थैले से यके बाद दीगरे 3 दस्ती बम निकालकर मुख्तलिफ सिमतों में उछाल दिए। शायद उस तरह वो लोगों में हरास फैलाकर उन्हें खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी टांग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जिस्मानी तौर पर मुझसे बहुत ज्यादा बरतर न होने के बावजूद उसके वजूद में किसी गैंडे किसी तवानाई ओत कर आई थी। उसकी पिंडली मेरी गिरफ्त में आकर एक झटके से निकल गई।
और मेरे हाथ में पतलून के पांचे से फटा हुआ एक चीथड़ा दबा रह गया। उसे बेचकर के मैं जमीन से उठता, A2 ने एक तरफ दौड़ लगा दी और मेरे देखते ही देखते किसी धुएं के स्याह बादल में घुसता चला गया। मैं हर तरफ से धुएं में घिरा हुआ था और सिमतों का एहसास मादूम हो चुका था, मगर फिर स्याह सेडान पर नजर पड़ी तो मुझे A2 की हाजिर दिमागी की दाद देना पड़ी। वो घबराहट के आलम में भी उस तरफ भागा था जिधर पार्किंग लाट वाक़ था। धुएं के बढ़ते हुए असरात इस कदर अजियतनाक थे कि मैं उसके पीछे धुएं की चादर अबूर करने की हिम्मत न कर सका और वहीं कार से टिक कर बुरी तरह खांसने लगा। उसी दौरान में मुझे एहसास हुआ कि A2 वहां एक खौफनाक हंगामा बर्पा करने के बावजूद साफ बच निकलने में कामयाब हो गया था, लेकिन मैं सख्त दुश्वारी में मुब्तला हो गया था। मेरे चारों तरफ जहरीले धुएं का हिसार कायम था। मैं उसमें घिरा फिजा साफ होने का मुंतजिर था, लेकिन होटल के अहाते में होने वाले उन हलनाक धमाकों के नतीजे में किसी भी लम्हे असल पुलिस फोर्स वहां पहुंच सकती थी। यह इम्कान भी था कि होटल के हमले के ही किसी रुकन ने फोन पर पुलिस से मदद तलब कर ली हो। ऐसी सूरत में मफरूर मुजरिमों की तलाश के सिलसिले में पुलिस की सारी तवज्जो मेरी और सुल्तान शाह की जात पर मरकूज हो जाती और हमें बदतरीन हवालाती तफसील से जान बचाना मुहाल हो जाता। लिहाजा अक्लमंदी का तकाजा यही था कि पुलिस की आमद से पहले हम दोनों वहां से फरार हो जाएं। ये ख्याल आते ही मैं अपनी सारी तकलीफ भूलकर A2 की छोड़ी हुई सेडान में सवार हो गया। चाबी इग्निशन में मौजूद थी, लेकिन अगला शीशा रेजा रेजा हो जाने के बाद पत्थर की दीवार बन गया था जिसकी दूसरी तरफ देखना नामुमकिन था। मैंने अपने पैर से जूता उतार कर उस टूटे हुए शीशे पर चंद जरबे लगाई और बेशतर टुकड़े कार के अंदर या बानट पर जा गिरे। बस चारों तरफ रबर में फंसे हुए टुकड़े अटके रह गए, लेकिन कार अब ड्राइविंग के काबिल हो चुकी थी। इंजन स्टार्ट करते ही मैंने हेडलैंप ऑन किए और हार्न बजाते हुए महज अंदाजे की बिना पर कार तेजी से आगे बढ़ा दी। धुएं के गाढ़े बादल जमीन से लगे हवा के रुख पर धीमे धीमे होटल की इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से गुजरते हुए टूटी हुई विंडशील्ड में से धुआं अंदर दाखिल हुआ। मैंने सांस तो रोक लिया, मगर नथनों और आंखों की सोजिश ने उन चंद सानियों ही में मेरी बुरी हालत कर दी। मैं दूसरी तरफ निकला तो धुएं की जद से दूर मुसाफिरों, होटल के अमले और तमाशाइयों का एक जमे गफीर मौजूद था। हर चेहरे पर खौफो, हिरास और तशवीश के आसार दूर ही से पड़े जा सकते थे। मुझे उस हिसार से बरामद होते देखकर सुल्तान शाह होटल के मैनेजर को बाजू से थामे तेजी से आगे बढ़ रहा था। मैंने कार रोक दी। मुझे हैरत थी कि मजमा में से किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। उतरो, गाड़ी मैं चलाऊंगा। करीब आकर उसने तहक्कुम मेज लहजे में कहा। वो ना भी कहता तो उस वक्त मुझ पर धुएं के असरात इस हद तक गालिब थे कि शायद मैं होटल से निकलते ही हर खतरा मोल लेकर ड्राइविंग सीट उसके हवाले कर देता। पीछे बैठ जाओ, उसके साथ ही जल्दी करो, अभी वो दूर न गया होगा। मेरे उतरते ही सुल्तान शाह ने मैनेजर को टहोका मारकर तुरश लहजे में कहा और वो बुखलाकर जल्दी से पिछली सीट में घुस गया। मैं उसके पहलू में बैठा और सुल्तान शाह ने हारन बजाते हुए कार तेजी के साथ आगे बढ़ाती। मजमा कार को रास्ता देने के लिए काई की तरफ फटता चला गया। इसे क्यों ले आए? मैंने कार के सड़क पर आते ही नाखुशगवार लहजे में सुल्तान शाह से सवाल किया। मैंने इसे बता दिया था कि पुलिस की वर्दियों में आने वाले दरअसल खतरनाक मुजरिम है और हम दोनों को इन हुई की गिरफ्तारी के लिए CIA हेडक्वार्टर से भेजा गया है। ना बताता तो शायद ये लोग मुझे ही काबू कर लेते। सुल्तान शाह ने नहायत चालाकी के साथ अपनी लाइन मुझे समझा दी थी। मैंने खांस कर पहलू बदला और मैनेजर की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो तीनों तुम्हारे पास क्यों आए थे? मेरा कोई कसूर नहीं है जनाब, मैनेजर के आते हुए मुदाफाना लहजे में बोला। मेरी जगह कोई भी होता तो वर्दियों से धोखा खाया जाता। SSP तो बहुत बड़ा अफसर होता है, होटल वालों की तो ASI से भी रूह फना होती है। जब और जिस जुर्म में चाहे हमें बंद कर सकते हैं। हमारा काम ही कुछ ऐसा है। काम की बात करो। मैंने संभाला लेकर उसे अफसराना शान से फटकारते हुए कहा, ये सब बात की बातें हैं। वो मुसाफिरों को क्यों चेक करना चाहते थे? मुझसे कहा गया था कि उनकी इतलात के मुताबिक बैरूनी शहर से आए हुए कुछ इश्तिहारी मुजरिम शहर के किसी होटल में रुपोश है। इस बारे में वो 3 होटलों की चेकिंग के बाद हमारे पास आए थे। हम दोनों को खास तौर पर बुलवाया गया था। नहीं, उसने गड़बड़ा कर कहा। रजिस्टर में जिन नामों के सामने इंदराजात नामुकम्मल थे सब ही को बुलवाया गया था। सिर्फ मेरे 3 गैर मुल्की मेहमान इस पेशी से बच सके थे, क्योंकि गैर मुल्कियों के मामले में हम खासी एहतियात बरतते हैं। मेरी दानिश में इसे अपना दुम चला बनाए रखना बेसूद ही था। चंद सानियों की खामोशी के बाद मैंने चौकनी की अदाकारी करते हुए कहा, हम इसी वक्त उनके दूसरे ठिकाने पर छापा मारेंगे। हमारे साथ तुम्हारा वक्त बर्बाद होगा। इस वक्त तुम्हारी होटल में मौजूदगी जरूरी है, ताकि कोई मकामी पुलिस पार्टी जाए वारदात पर पहुंचे तो तुम उसे हकायक से बाखबर कर सको। अगर इब्तदा ही में वकूआ का गलत पर्चा कट गया तो तुम्हारे लिए दुश्वारियां पैदा हो जाएंगी। बाकी आपने बहुत दूर का नुक्ता सोचा है। उसके चेहरे से ममनूनियत के आसार फट पड़े। हो सके तो हमारा सामान अपनी ही तहवील में रखना, वरना हम मकामी थाने से ही ले लेंगे। सुल्तान शाह ने हाँक लगाई। बहुत बेहतर जनाब, मैं आपका खादिम हूँ। वो एक एक लफ्ज पर बिछा जा रहा था। अपने तजुर्बे की बिना पर शायद उसे हमसे ऐसे शरीफाना रवैये की उम्मीद नहीं थी। सुल्तान शाह ने एक जगह गाड़ी रोकी और वो यूं सलाम करते हुए फुर्ती से नीचे उतरा जैसे उसे हमारा इरादा तब्दील हो जाने का खतरा लाहक हो। अब इस जनाजे से पीछा छुड़ाओ। मैनेजर के वापस पहुंचते ही पूरे शहर की पुलिस टूटी हुई विंडशील्ड वाली
स्याह सेडान की तलाश शुरू कर देगी। गाड़ी हरकत में आने पर मैंने कहा, लेकिन ये हुआ क्या? मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि ये लोग इस कदर दीदा दलेर होंगे। उसने तहय्युर अमेज लहजे में कहा, मुझे पहले ही शुबा था कि हमारी पुलिस इतनी जुरात के साथ हरकत में नहीं आ सकती, लेकिन मुझे ये कलक रहेगा कि हमें सामान छोड़कर भागना पड़ा है। खुदा का शुक्र अदा करो कि उनकी हद से ज्यादा खुद एतमादी हमारे काम आ गई, वरना वही दोनों अपने पिस्तौल निकाल लेते तो हमारा निशान भी न मिलता। वो हंसते हुए बोला, बौखलाहट में A2 के कदम उखड़ने की वजह से ये सब मुमकिन हुआ, वरना आज हमारा आखिरी दिन आ लगा था।